ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात चुनाव में दिनेश शर्मा की पूरी दिनचर्या क्या है, चुनाव को लेकर कैसे करते हैं दिनेश शर्मा तैयारी, पूरे दिन की गहमा गहमी और हलचल वो कैसे फेस करते हैं। एक पूरा दिन भारत समाचार के साथ आप देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार अभियान तेज चल रहा है और आज हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ दिन भर रहेंगे। उनके साथ आंवला, फतेहपुर सीकरी और मैनपुरी में जाएंगे और देखेंगे कि चुनाव प्रचार बीजेपी का किस स्तर पर चल रहा है। अपने घर से डॉक्टर दिनेश शर्मा निकल रहे हैं और आज ताबड़तोड़ जो चुनावी अभियान है, जो चुनावी प्रचार है, उसमें शामिल होंगे। इससे पहले हमने देखा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, पेस पकड़ चुका है, काफ़ी रफ्तार में है इस वक्त सभी पार्टियों का चुनावी प्रचार। और ऐसे में बीजेपी के भी जितने स्टार कैंपेनर्स हैं उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल हैं। आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में क्या माहौल बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ अपनी चुनावी यात्रा हम शुरू कर रहे हैं लखनऊ हवाई अड्डे से और उनके साथ सबसे पहले हम बरेली आंवला जा रहे हैं। वहां पर जनसभा को संबोधित करनी है। आंवला बहुत प्रतिष्ठित सीट रही है बीजेपी की, पिछली बार यहां से भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई थी, तो इस बार चुनौती है और देखना होगा कि आंवला की जनता भाजपा पर कितना भरोसा करती है, वहाँ की जनसभा का क्या रुख है, ये भी देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ हम लोग इस वक्त चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं, हवाई सफ़र कर रहे हैं और अब समझते हैं कि आखिर अभी तक का जो चुनाव हुआ है पहले चरण का, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति को वो कैसे देखते हैं। सर, पहले चरण का मतदान हो गया, हमने देखा कि वोट परसेंटेज कुछ कम हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान कुछ कम हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये आपके खिलाफ इसको माना जा सकता है? देखिए, अलग अलग जगहों पर कहीं ज़्यादा भी हुआ है, कहीं कम हुआ है, मिला जुला मतदान हुआ है। और कल एक तरीके से कह सकते हैं, कल का जो मतदान था, कार्यकर्ताओं का गजब का उत्साह और जनता का गजब का उत्साह देखने को मिला और विपक्षियों में इससे निराशा हुई है। और मैं कह सकता हूं कि कल के चुनाव में 100% बाजी, 100% रिजल्ट की बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। और विपक्ष का जो मिला जुला जो महा था, गठ बड़ा और गठ की गांठ खुलते हुए इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों ने देखा है कि सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है। मैं कह सकता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे जनता के लोगों से संवाद किया है, छोटे छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है, गांव-गांव बिजली दी है, गांव-गांव शौचालय का निर्माण कराया है, सड़कों का जाल बिछाया है, जिस प्रकार से 24 घंटे शहर की और 18 से 20 घंटे गाँवों की बिजली को देना शुरू किया है। अब मैं समझता हूं कि गांव-गांव जो कनेक्शन है गैस के और जो मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की जो श्रृंखला, केंद्र और प्रदेश सरकार का जो समन्वय, जो 2 इंजन सरकार है, उसके द्वारा किए गए कार्यों ने जहां कल अपना पहुंच दिखाई है, आने वाले जो लोकसभा के शेष सीटों के चुनाव है, मैं समझता हूं द्वितीय चरण जो प्रथम चरण की उपलब्धियां हैं उसको दोहराएगा और पिछले बार का रिकॉर्ड 73 सीटों का इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 में टूटेगा। लेकिन सर, एक चीज़ ये भी बात सामने आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। मायावती जी ने एक वर्ग विशेष को वोट करने के लिए कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा, अली और बजरंगबली की बात आई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है वहाँ पे?
नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना नारा ही दिया है सबका साथ सबका विकास, और उसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। कहीं पर भी ये हमारे किसी भी नेता के द्वारा किसी संप्रदाय से नहीं कहा गया कि आप भाजपा के पक्ष में एक संप्रदाय हमें वोट दे, जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी महागठबंधन के नेता के द्वारा स्पष्ट रूप में अल्पसंख्यक वर्ग का नाम लेकर कहा गया कि आप महागठबंधन के पक्ष में आप मतदान करें। ये मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और ये उचित नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो जाति के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो विकास, राष्ट्रवाद बनाम छदम जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, उसके खिलाफ है, और लोग आतंकवाद के खिलाफ, लोग एक प्रकार से जो यहाँ का देश में जो आर्थिक विकास है उसके पक्ष में अपना मत कर रहे हैं। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अगर आप देखें तो एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है और ये बाकी तरफ ये बचे हुए दल हैं। आज बड़े हास्यास्पद स्थिति ये है कि जो 37 सीटें लड़ रहा है, 38 सीटें लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी पूरी चुनाव की जो सीटें हैं वो नहीं लड़ रही, और ये देश में स्थितियों के बदलाव की बात करते हैं। कोई कहता है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ख़त्म कर देंगे, कोई कहता है 370 की धारा को और 35A को मजबूत कर देंगे। अरे आपके पास सीटें हैं 37 और आप देश को कैसे बदलोगे? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे सभी तरफ एक तरफ बीजेपी का और मोदी जी का परचम लहरा रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हम पूरी तरह हैं तो हम उत्तर में भी हैं, दक्षिण में भी हैं, पूरब और पश्चिम में भी हैं। यानी आज बीजेपी दुनिया की जहां सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता के मामले में है, वहीं 16 राज्यों में हमारी सरकार है और सबसे अधिक सदस्य संख्या वाली बीजेपी पार्टी है। इसलिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता का संकल्प है, और इससे भयभीत होकर हमारे पड़ोसी देश भी छदम तरीके के बयानों को देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो वही भाषा बोलते हैं जो कांग्रेस भाषा बोलती है, जो सपा और बसपा अपनी भाषा बोलते हैं, वही भाषा वो भी बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज सपा लाचार और बेसहारा है, अपने ही संस्थापक का तख्ता पलट दिया है, और बसपा अपने उद्देश्यों से भटक गई है। जिस पार्टी को वो अपराधी और गुंडों की सरगनाओं की पार्टी बोलते थे, उन्हीं पार्टी का उन्होंने आज दामन पकड़ा है। कारण साफ है कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन तीनों मिलकर भी भाजपा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके अंदर का जो डर है वो कभी गठबंधन बनाने के लिए मजबूत करता है, कभी वो विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक अपीलों को करने पर मजबूत करता है। लेकिन सर, अगर पिछली बार के वोटों के समीकरण को देखें या फिर आप जातीय समीकरण देखें, अगर दोनों दल एक साथ आते हैं सपा बसपा, तो उनकी शक्ति बनती है। ये एक चुनौती है। आप इस बिंदु को क्यों भूल जाते हैं कि सपा और बसपा ये दो विपरीत धाराएं हैं। एक पूरब को जाती है तो दूसरी पश्चिम को जाती है। नेताओं का तो मिलन हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का मिलन नहीं हुआ है। सबने इनकी इस अवसरवादी राजनीति को तिलांजलि दी है सपा और बसपा को। अगर आप कई नेताओं को देखें तो सपा के और बसपा के नेता खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर खड़े हुए हैं, और जो उनके मतदाता हैं उनकी अवसरवादी राजनीति से उनसे नाराज होकर वो बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए हैं। बीजेपी ने अपने बल पर 43% से ऊपर 44% के आसपास हमने मत पाए थे, और 5, 6, 7% से ऊपर ये जो सपा और बसपा के नाराज वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आके और अन्य दलों के जो आ रहे हैं, हम 52 से 53% मतों के ऊपर इस समय चल रहे हैं, और ये संख्या हमारी बढ़ती हुई 60% तक पहुँचेगी और बीजेपी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा। लेकिन जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, अभी प्री इलेक्शन सर्वे आ रहे हैं,
वो बता रहे हैं कि महागठबंधन हावी है, बीजेपी 47 से 50 के बीच में रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आपने कौन सा सर्वेक्षण देखा है। पिछली बार की अब की तो 47 और 50 भी दिखा रहे हैं। पिछली बार तो इन लोगों ने 20 से कम दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को, और हमने 73 सीटें पाई थी। अब ये दोगुनी सीट दिखा रहे हैं। यही हमारा आधार है कि हमारा आधार बढ़ा है। आज जिन सर्वे की आप बात कर रहे हैं, यही सर्वे आपको 15 से 20 तक में समेट रहे थे। आज कम से कम ये 50 तक ले गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से सबका मुकाबला है, और ये दल आपस में एक दूसरे को पराजित करने के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि सपा अपना विधानसभा का चुनाव में अपना आधार खोज रही है, और बहुजन समाज पार्टी ये खोज रही है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले सपा का अस्तित्व कैसे समाप्त हो, और कांग्रेस सपा और बसपा दोनों का अंत विधानसभा चुनाव के पहले देखना चाहती है, और अपने पैर जमाने का सपना देख रही है। मैं समझता हूँ चुनौती आज बीजेपी को किसी को नहीं है। सपा की चुनौती बसपा से है, और बसपा की चुनौती सपा से है, और कांग्रेस की चुनौती इन सपा बसपा दोनों से है। तो इस चुनावी यात्रा को हम अभी जारी रखेंगे। हम आज 4 जगहों पे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उसके मुकाबले लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2014 की तरह ही लोग एक साथ वोट करेंगे और एक बार फिर से बड़ी सरकार, बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लोग बैठे हैं, एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो भारत माता की। तो सरकारें पिछले बार थी 2 साल पहले तक, तो इस आंवला क्षेत्र का हमारे सांसद समय समय पर लोकसभा में जब प्रश्न उठाते थे, और केंद्र सरकार जब सुविधा यहाँ पर भेजती थी कि जाओ, धर्मेंद्र कश्यप ने कहा है घर में शौचालय बनना चाहिए, घर में यहाँ पे बिजली के कनेक्शन होना चाहिए, आयुष्मान भारत के अंतर्गत के गरीबों को 5 लाख रुपए तक की दवा को मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो काम गरीबों तक पहुंचने नहीं देती थी, क्योंकि उनको नाम चाहिए था। और नाम किसका चाहिए था कि नाम के ऊपर लिखो समाजवादी। लेकिन मैं धर्मेंद्र कश्यप को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह लोकसभा में उछल कर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की जो काली करतूतें थी उसको सामने लाने का काम किया, वही आंवला क्षेत्र का विकास हो सके, इसके लिए वर्तमान सरकार में भी उन्होंने तमाम प्रकार की जो 2 साल की डबल इंजन सरकार थी ना, इस सरकार में भी मैंने धर्मेंद्र कश्यप को, यहाँ के विधायकों को देखा है कि लड़ के कि हमारे यहाँ पर तमाम प्रकार की जो विकास की योजनाएं हैं आ जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया। और मुझे खुशी है कि 3,15,000 से ऊपर राशन कार्ड बनवाने का काम ये हमारे सांसद के माध्यम से और विधायकों के माध्यम से हुआ। और यही नहीं कि दिव्यांगों के लिए 35,000 से ऊपर पेंशन, यहाँ पर जनपद में जो किसान थे, लघु और जो सीमांत किसान थे, 85,000 से ऊपर किसानों का 1 लाख से नीचे का जो कर्जा था वो माफ करवाने का काम भी हमारे यहाँ के सांसद और हमारे यहाँ के विधायकों ने किया। सब जानते हैं कि एक बड़ा लंबा अंतराल बीता है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, और 92 से लेकर और
98 तक मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा और मुझे खुशी होती थी जब आगरा आता था तो सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में नौजवान पार्टी और संगठन का काम करते हुए दिखता था और उसका नेतृत्व करने वाला कोई अगर दिखाई पड़ता था तो हमारा राजकुमार चाहर उस नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई पड़ते थे। पार्टी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी ऊंचे के स्थान पर बैठा देती है। आज आगरा में आपको जानकर ताजुब होगा 107 करोड़ रुपया यानी 1 अरब से ऊपर रुपया केवल स्मार्ट सिटी के लिए दिया गया है। अब आपको जो स्मार्ट सिटी कहां बन गया, ये 5 साल की योजना है, लेकिन पैसा क्या के खाते में आ गया है। मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। दान कर देता था, कभी कोई भतीजा, कभी कोई पोता, कभी कोई और मैनपुरी के लोग बेचारे भक्त बनकर वोट देते रहे। अच्छी बात है, घर के बुजुर्गों का सम्मान भी अच्छी बात है, लेकिन जब देश की बात आती है ना तो देश पहले है और व्यक्ति बाद में है और पार्टी सबसे बाद में है। आज देश हमारा क्या मांग रहा है? आज देखो, चाइना कभी आंख दिखाता, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता था, कभी कोई और आंख दिखाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लोग पूछते थे आप इतने देशों में क्यों जा रहे हो? आपको पता चला ना जब एयर स्ट्राइक हुई। मैनपुरी लोकसभा की जो सीट है ये हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और ऐसे में बीजेपी ने अब यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतारा है और उनके सामने हैवी वेट कैंडिडेट के रूप में मुलायम सिंह यादव हैं और अपने प्रत्याशी के प्रचार में बीजेपी के जो तमाम सीनियर नेता हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा और भी जो नेता है वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मैनपुरी पिछली बार भी मोदी लहर में जब उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इस सीट को समाजवादी पार्टी ने बचाया था। मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते थे, बाद में उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन अब दोबारा से मुलायम सिंह यादव इसी मैनपुरी सीट पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, तो ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर ज़्यादा मजबूती के साथ प्रचार भी करना पड़ रहा है और आने वाले समय में यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मुलायम सिंह यादव के लिए खुद मायावती कैंपेन करने आ रही है। तो ऐसे में मैनपुरी बेहद अहम हो जाती है। यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, इसके अलावा लोगों से मुलाकात की, संवाद किया है और यहाँ के स्थानीय समीकरणों को भी समझा है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश भर में जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उनमें मैनपुरी पर बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, उनके साथ पूरा दिन गुजारा हमने और उनके साथ 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के चुनावी जनसभाओं को हमने देखा। मैनपुरी से हम लौट रहे हैं। मैनपुरी का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से मुलायम सिंह यादव गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में खड़े हैं। हैवी वेट प्रत्याशी हैं। 2014 में जब भाजपा की लहर थी तब भी वो यहाँ से जीते थे, लेकिन बाद में ये सीट उन्होंने छोड़ दी थी। तो ऐसे में मैनपुरी को लेकर के चर्चा करते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा से। सर, मैनपुरी बहुत खास है क्योंकि पिछली बार जब पूरी मोदी लहर थी उस दौरान भी ये सीट मुलायम सिंह यादव के खाते में गई थी। देखिए, मैनपुरी 7 बार कांग्रेस यहाँ से लोकसभा के रहे सांसद, कांग्रेस के लोग, और 7 बार ही समाजवादी पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग यहाँ के सांसद बने। लेकिन विडंबना ये है कि मैनपुरी का विकास आज भी नहीं हुआ है। मैनपुरी में एक जनता में आक्रोश है कि यहाँ का विकास इतने बड़े बड़े लोगों के जीतने के बाद भी क्यों नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री जिस पार्टी के सांसद के बेटे हो और वहाँ पर विकास ना हो, और विकास तब हो जब योगी जी की डबल इंजन की सरकार आए, तो ये बात मैनपुरी के लोगों में देखने में आई। और मोदी जी के नाम को लेकर एक अजीब सा करंट है। और मुझको लगता है कि जो नेताजी ने संसद में अपनी एक इच्छा बताई थी और उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपने सबका काम किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारी सबकी इच्छा है कि आप एक बार फिर से जीतो और प्रधानमंत्री बनो। ये सारे दल मिलके भी आपको नहीं हरा सकते। ये बात नेताजी ने अधिकृत रूप में लोकसभा में अपने अंतिम जो सत्र था उसमें कहा था। और मुझको लग रहा है मैनपुरी में वो चरितार्थ हो रहा है कि नेताजी का जो सपना था मोदी जी एक बार फिर से पीएम बने, और उसके लिए मैनपुरी का जो सांसद होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप में मोदी जी को पीएम बनाने के लिए एक वोट मैनपुरी का भी शामिल होगा। और मैनपुरी में जिस प्रकार की बयार चल रही है, लोगों में परिवर्तन की लहर है, और अब की मैनपुरी में भाजपा का सांसद बनेगा जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत में दवा का हो, चाहे वो ऋणों की अदायगी में माफ़ करने का, ऋण की माफ़ का हो, चाहे यहाँ पर शौचालयों के निर्माण का या बिजली के कनेक्शन का या गैस के कनेक्शन का हो, जो भी काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और योगी जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी जो हम लोग आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरेली और इसके बाद अब मैनपुरी जो आए हों, इसके बाद लखनऊ में कार्यक्रम है युवा सम्मेलन, तो मैं कह सकता हूँ कि सभी जगह मुझे अजीब सा, पिछली बार मैं दौरा कर रहा था तो मुझे मोदी लहर दिखी थी। इस बार विपक्षियों पर मोदी जी की जो लोकप्रियता का कहर है वो दिख रहा है, और ये तूफान बनकर चुनाव तक आएगा। जैसा कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयार चली है, उससे जो विपक्ष के नेता हैं, आज तो बसपा के नेता को कहना का मजबूर होना पड़ा कि ईवीएम, पैसा और क्या क्या आरोप लगा डाला। जो हारने वाला दल है वो जिस प्रकार का प्रलाप करता है, उस प्रकार का प्रलाप सपा और बसपा में शुरू हो गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और उत्तर प्रदेश में अब की बार 74 पार का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करेंगे। सर, एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि मुलायम सिंह, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया है मोदी जी को, लेकिन उनके प्रचार में इस बार खुद मायावती आ रही हैं, मैनपुरी में आएंगी। और मुलायम सिंह यादव और मायावती के रिश्ते कैसे रहे पिछले 25 सालों में, बावजूद इसके मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। देखिए, नेताजी ने लोकसभा के भाषण में अपने मन की बात कह दी है। अब उनका मन का परिवर्तन ना तो मायावती जी कर सकती है, ना अखिलेश जी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि शारीरिक रूप में वो दल से बंधे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आंधी बह रही है मैनपुरी में, निश्चित रूप में यहाँ बीजेपी का सांसद चुना जाएगा। सर, अभी हमने सुना, आपको सभी सभाओं में सुना, राष्ट्रवाद को लेकर के आपने कई बातें कही। ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रवाद ज़्यादा हावी है, क्षेत्रीय मुद्दे हों, क्षेत्रीय समस्याएं हों, विकास की भी बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए, विकास की बात केवल हम कर रहे हैं। 370 और 35A लगा रहे, राष्ट्र 2 की धारा खत्म हो, ये कांग्रेस, सपा और बसपा और एनसीपी और से साथ साथ